Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, normally जो टॉपिक हमारा गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 8 को लेकर डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसमें अभी तक की डिस्कशन में आप लोगों ने बेस अपने आप में क्लियर किया, प्लस द टू सेक्शंस, द मेन सेक्शन आप लोग अपने डिस्कस कर चुके हैं. वन इज द बेसिक सेक्शन 123 रिगार्डिंग द प्रोविजंस जो आपको डेक्लेरेशन एंड पेमेंट को लेकर क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है. एंड स्पेशली द लास्ट लेक्चर 124 सेक्शन आपने जो कवर किया रिगार्डिंग द वर्ड अनपेड डिविडेंड को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थी मैं बड़े शॉर्ट वाइल एक टाइम फ्रेम दोबारा डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो आपने क्या रीड आउट की सर, जिस दिन कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, एंड हियर डिविडेंड मींस फाइनल और एंटायरम व्हाटएवर, क्योंकि ये प्रोविजन दोनों के लिए क्या है, सेम. तो नॉर्मली सर अगर आपकी कंपनी कोई भी डिविडेंड क्या करती है, डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर करते ही वो कंपनी की क्या बन जाती है, लायबिलिटी. तो इस पर्पस को श्योर करने के लिए कि आप अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करें ही करें, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया गया, एंड दैट ऑब्लिगेशन इज कि बिफोर, जब भी आप डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर होने से विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आप इस अमाउंट को एक अलग सेपरेट, जो कि स्केड्यूल्ड बैंक होगा, सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे. डन सर, ये फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी. एंड विद इन 30 डेज के टाइम फ्रेम में, और ये 30 डेज भी कहां से थे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर ये डिविडेंड आपका पे आउट हो जाना चाहिए. आज उसमें थोड़ी और ब्रीफिंग में जाऊंगा, कुछ वर्ड्स नए लेकर आएंगे पर्टिकुलरली, कि 30 दिन का क्राइटेरिया जी, 30 दिन के अंदर अंदर मोटा माटा ये सारा काम खत्म कर दो. अगर नहीं करा, द बैलेंस अमाउंट विच इज लेफ्ट एट द 30th डे, जो बच गई अमाउंट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अनपेड अमाउंट और कॉल्ड एज अनक्लेम्ड अमाउंट. यू मे कॉल इट एज जो भी कहिए, दैट इज अनपेड अमाउंट या अनक्लेम्ड अमाउंट, जो कि अब उस सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में, और लॉ के मुताबिक जिस भी ऐसे स्पेशल पर्पस अकाउंट्स को आप ओपन करते हैं, कर ले उसको नहीं, कोई भी लॉ में कोई भी स्पेशल पर्पस अकाउंट्स को अगर आप ओपन करते हैं तो उसको जर्नली कौन से अकाउंट कहा जाता है, एस्क्रो. द स्पेशल पर्पस अकाउंट, जो पर्पस पूरा होते ही क्या करवा दिए जाएंगे, बंद करवा दिए जाएंगे, और उनका कोई मोटिव नहीं. तो इवन सर अब उस अमाउंट से, उस अकाउंट से भी पैसा निकालकर आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा. उस सेपरेट अकाउंट का नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो कि विद इन 7 डेज. 7 डेज कहां से, 7 डेज कहां से, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30th डे से, जब आपका वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डे कंप्लीट होंगे, वहां से विद इन 7 डेज के अंदर पर्टिकुलरली क्या करनी है आपने, ये सर सारी कंप्लीशन करनी है, ट्रांसफर करना है. और अगर बाय चांस आप करते हैं डिले, जो कि जनरली कंपनी कर देती है, तो आपके लिए पनिशमेंट के पॉइंट से एक नया पॉइंट लगाया गया, दैट इज यू हैव टू डिपॉजिट और ट्रांसफर द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, वो भी एट द रेट 12% पर एनम, नॉट फॉर द कंप्लीट डेज, जितने दिन का डिले करेंगे. तो क्या 7 डेज भी बीच में काउंट करेंगे, नो नो नो, 7 डेज तो आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो तो सेक्शन ने खुद ही है कि 7 दिन का टाइम है जी. हाँ, बट 7 के अगर 8 दिन लगाओगे, 10 दिन लगाओगे, 15, जितना ऊपर लगाओगे उतने दिन का ब्याज आपको साथ में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. और सर डिविडेंड भी किसका, मेंबर्स का, तो नेचुरली वो इंटरेस्ट भी किसका होगा, मेंबर्स का. वैसे ही नेक्स्ट आगे वो क्या कर दिया जाएगा, अपोर्शन कर दिया जाएगा. बट एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, अब किसी को क्या पता जी, होता है कई बार अनक्लेम्ड रह जाता है, किसी को पता ही नहीं कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो जिस दिन से वो अमाउंट आपकी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगी, वहां से विद इन 90 डेज के अंदर कंपनी की एक फॉर्मेलिटी है, कंपनी की एक ड्यूटी है, क्या उनको एक स्टेटमेंट क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी, प्रिपेयर करनी होगी, जिसमें उन लोगों का नाम, द लास्ट नॉन एड्रेस, व्हाट डू मीन बाय लास्ट नॉन एड्रेस, लास्ट पता जो मेरे रिकॉर्ड्स में उन्होंने लिखवाया था, तभी तो अनक्लेम्ड रह गया. अगर उनका प्रेजेंट एड्रेस पता होता, मैं कम्युनिकेट कर लेता, ये अपना डिविडेंड लेके जाओ जी, मुझे ट्रेस ही नहीं हो पा रहे, मेरे पास पर्सन ही नहीं आया. तो मेरे मुताबिक जो भी उसका लास्ट नॉन एड्रेस है, उसके पर्टिकुलर्स, कितनी अमाउंट है, कितना डिविडेंड पेंडिंग है, ये बनाकर साथ के साथ एक काम करिए, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे अगर कोई है, अदरवाइज सीजी ने जो वेबसाइट प्रेस्क्राइब करी हुई है, उन प्रेस्क्राइब्ड वेबसाइट पे पर्टिकुलरली आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा.
एंड आफ्टर दैट जो मेन टॉपिक आपके पास आया कि सर एक बात बताइए, जो भी पर्टिकुलर इस अनपेड अमाउंट जो इसमें पड़ी है, दैट इज ओनली एंड ओनली यूटिलाइज्ड फॉर द डिविडेंड पेमेंट। कोई भी पर्सन आए, क्लेम करे, अप्लाई करे, इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से अपना डिविडेंड ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस आपने क्या पढ़ा, व्हाट इफ सर अगर यहां भी अमाउंट पड़ी रहे, मैं कहूँ वो भी कितने साल, 7 साल, 7 इयर्स तक अगर वो डिविडेंड, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ डिविडेंड की, मैंने शेयर्स बात बोला, डिविडेंड के अगर लेट इट बी 7 इयर्स तक वो क्या रहता है, अनपेड रहता है, तो सर 7 साल से ज्यादा वो पैसा यहां नहीं रहेगा। उन पैसों को नेक्स्ट आगे आप कहां ट्रांसफर करिए, आईईपीएफ में, जो कि सेक्शन 125 के मुताबिक अगले ही पेज पे आप लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? दैट इज बेसिकली 125 के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। क्लियर? सरकार को, अच्छा वही बात, फिर एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, किसका डिविडेंड है, वो एक लिस्ट भी तो आपको साथ में बना के देनी होगी, एक फर्निश करनी होगी डिटेल्स कि सर जिन लोगों की अमाउंट मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं वो ये लोग हैं, उनका ये नाम है, उनका ये पता है, इतना उनका डिविडेंड है। कल को अगर आपके पास आए, बट एक चीज ख्याल रखिएगा, नॉट ओनली डिविडेंड, 7 साल तक पैसा वो पड़ा रहा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो भी साथ में आगे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और वो भी सरकार नहीं रखेगी, सरकार की इनकम नहीं है वो। इंटरेस्ट किस पे मिला, डिविडेंड पे, वो मेंबर को ही जाएगा, जिसका जो प्रोपोर्शन बनता है, पर्टिकुलरली आपको आपका पैसा एक एक रुपया दिया जाएगा। क्लियर? एंड द मेन पॉइंट, सर 7 साल लगातार ना आना, 7 इयर्स लगातार ना आना, फिर तो वो गुमनाम शेयर है। पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कितनी बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, अभी तक आया ही नहीं। मेरे पास नहीं आया, बट सरकार के पास भूला भटका कभी आ जाए, क्या पता। तो कहते जी 7 कंसेक्यूटिव, इफ 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फिर तो अकेला डिविडेंड छोड़ो, उसके शेयर्स भी उठा के किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर दो, कहां पे, आईईपीएफ के नाम पे रजिस्टर्ड कर दो, जिसको लेने होंगे। स्कोप अभी भी है, स्कोप आज भी है, किस बात का, कोई तुम्हारा पैसा मरा नहीं है, कोई तुम्हारे शेयर्स तुमसे छीने नहीं गए, डोंट वरी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। हाँ बस ये है कि अब वो पैसा कंपनी के पास नहीं है, वो पैसा किसके पास है, सरकार के पास है। उस अथॉरिटी के पास जाओ, अथॉरिटी, वो आईईपीएफ को मैनेज करने वाली जो अथॉरिटी है, नेक्स्ट पेज पे, उस अथॉरिटी के पास जाइए, अप्लाई करिए, लीगल डेकोरम डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अगले अगर सही होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देंगे। दैट्स इट, ये हमारी कल की डिस्कशन थी 124 को लेकर। और प्लस यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कि सर यहाँ पे ना एनी पर्सन जो भी क्लेम करना चाहता है फंड को ट्रांसफर करे, वहां पे जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और अपने शेयर्स वापस ले। प्लस अगर कंपनी ने एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 124 कंप्लायंस नहीं करी, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, द कंसर्न्ड पर्सन, डायरेक्टर पक्का नहीं कहेंगे, जो भी कंसर्न्ड पर्सन होगा, यूजुअली दे आर डायरेक्टर्स, क्योंकि फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की, मैनेजमेंट की इसके ऊपर है, डायरेक्टर्स। तो जो भी पर्सन कंसर्न्ड होगा, तभी मैंने डायरेक्टर वर्ड नहीं बोला, मैंने वर्ड क्या बोला, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ये सारे काम की, कंसर्न्ड पर्सन। हाँ ये को, जब कोई कंसर्न्ड पर्सन नहीं है, देन ऑल राइट, सब उठा लो, सबके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। बट फॉरमोस्ट हमेशा कंपनी में क्या होती है सर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बांटी होती है। तभी मैंने वर्ड क्या बोला कि सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक जो भी ऑफिसर हैं डिफॉल्ट होते तो ये डायरेक्टर्स ही हैं, वो तो हमें पता है। क्लियर? तो पेनल्टी का क्लॉज आपने रीड आउट किया। नाउ आज का जो हमारा कंटेंट है सर, आगे जो कंटेंट है, जो बार बार लास्ट लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे कि आपको फंड में ये अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो वो फंड अपने आप में कौन सा है, एंड इस फंड में मेन चीज, ऐसे ही कंटेंट बढ़ा रखे रूल्स के अंदर, पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया आजकल, कि इस फंड में क्रेडिट्स कौन होंगे, इस फंड में डेबिट्स कहां पे होंगे, मतलब ये तो सरकारी पैसा, सरकारी पैसा इस फंड में आएगा कहां से, इस फंड में जाएगा किस नाम से, वेरी डिक्लेयर्ड, और जो लिखा हुआ है उसी पर्पस के लिए ही पैसा यूज कर पाओगे, उसके अलावा किसी पर्पस के लिए आईईपीएफ में, देखो इस अकाउंट में सरकारी खाता है, जितने मर्जी डाल दो, सरकार कौन सा रस्ती है किस बात को लेकर जी बहुत दे दिया, ना ना, जितने मर्जी पैसे डाल दो, बट इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो सेक्शन 125 में यूटिलाइजेशन लिखी हुई है,
इसी पर्पस के लिए ही पैसा यूज होगा और किसी भी नाम से इस फंड में से पैसा बाहर नहीं आएगा। तो आज वही डिस्कशन करनी है कि सर व्हाट आर द क्रेडिट्स टू द फंड, इस अकाउंट में पैसा आएगा कहां से, किस नेचर का आएगा, कहां कहां से आएगा। मैं कहा जी पूरे कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन है छोटी लिखी हुई है। अब इनमें से आधे पॉइंट्स तो मन करे थोड़े फाइनल लेवल के, क्योंकि सेक्शन 125 तो यहां आ गया ना। अब पूरे एक्ट में जहां भी आईईपीएफ वर्ड यूज किया गया है वो सारे क्रेडिट्स इकट्ठे निकाल के रख दिए कि सर इनमें ना ये जर्नली क्रेडिट्स होते हैं, जो पैसा इस अकाउंट में आएगा वो इन नाम से आएगा। पढ़िए पहले तो इस फंड की एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों ने कैसे करी, पढ़िए। कहते सर ये क्या कोई पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में ये कोई नए नाम से बनाया गया है। कहते जी कुछ नया नहीं, ऐसा ही अकाउंट पहले भी था, पुराने एक्ट में भी था, जो कि सेक्शन कोई पुराने 205 सी के अकॉर्डिंग था। ये पहले भी था, कोई नया पॉइंट नहीं है, कोई नई प्रोविजन नहीं है। और आपको भी पता है कि सर 2013 जो एक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन 1956। हाँ उल्टा कुछ मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शन, एडेप्टेशन, नई नई चीजें थोड़ी एड ऑन की गई है वो अलग बात है, बट मोस्टली बेस तो क्या है सेम, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जी। क्लियर। तो हमारे मुताबिक यहाँ पे आज की डेट में आईईपीएफ का मतलब वो फंड जो सेक्शन 125 के मुताबिक टू मेंटेन किया जा रहा है, दैट फंड इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इस फंड का मोटिव क्या होगा, इस फंड का मोटिव क्या होगा, ये पैसा कहां खर्च करेंगे, है तो नाम ही बता रहा है, इन्वेस्टर की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। कि ठीक है जी, जो पैसा किसी का नहीं है वो सरकार का, और सरकार भी क्या करेगी, जनहित में लगाएगी। नेक्स्ट आगे लोगों के लिए लगाएगी, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए। अब कई बार तो नेशनल टीवी पे भी अपनी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करने के लिए, थोड़ा अलर्ट करने के लिए। इन चीजों का ख्याल रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कॉमन एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। डीडी नेशनल्स पे हुए या आजकल तो नॉर्मल चैनल्स पे भी इनकी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आनी शुरू हो गई। क्यों, इनको पता है कि डे बाय डे इन्वेस्टर इंक्रीज कर रहे हैं, डे बाय डे स्टॉक मार्केट का सीन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक, कई बार सैबी की एड आ रही होती है, सैबी वो पैसा कहां से लेके आ रही है, आईईपीएफ में, कि हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, अमिताभ बच्चन से करवा रहे हैं, वो 5 करोड़ देगा। तो ठीक है सर, अल्टीमेटली वो देने पड़ेंगे, एंड वो कहां से पैसा आएगा, इस फंड में। पर पॉइंट इज, अगर यूटिलाइजेशन में लिखा हो, और सर जिसका नाम ही ये लिखा हुआ है तो यूटिलाइजेशन में लिखा ही होगा इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए जितना पैसा चाहिए ले लो, इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट आगे प्रमोट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी है आप पैसा लीजिए, हमें को दिक्कत। पर उसके अलावा अगर सिंगल रुपया भी आपने यहां से मैनिपुलेट करा, अल्टीमेटली सर ये इस अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी मींस जो इस फंड को मैनेज कर रही है, जैसे मैनेजिंग कमेटी, इस फंड को, इस सरकारी फंड को कोई तो मैनेज कर रहा होगा। तो सर उसकी गलत बात है कि आपने पैसा क्या करा है, मिस यूटिलाइज करा है, फिर उनके अगेंस्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे, पेनल्टी लगेगी। दिस इज द केस। पहला पढ़िए, यस, सेक्शन 125 एम्पावर्स, हाँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब चलिए डायरेक्टली वर्ड सर, इस फंड में पैसा आएगा कहां से, क्रेडिट्स टू द फंड मतलब आएगा कहां से, एंड यूटिलाइजेशन मींस डेबिट्स टू द फंड, इस फंड में से पैसा जाएगा कहां पे। पहला सर, अब तो ये बड़े सिंपल से पॉइंट है, ये वाले बेसिक्स पॉइंट है। अमाउंट इन द, पहले तो ओपनिंग बैलेंस, सिंपल वर्ड लिख फर्स्ट वाले पे साइड पे, ओपनिंग बैलेंस। अब ये कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, ये कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल, जो पिछले साल का नहीं, जो पुराने एक्ट 125 तो आज आया, 125 तो पर्टिकुलरली, ये तो नए एक्ट में 2013 वाले में, जिसकी इफेक्टिव डेट क्या थी, 1/4/2014, उस दिन 125 के अकॉर्डिंग एक नया अकाउंट बनाया गया। उस नए अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, द प्रीवियस एक्ट। जो प्रीवियस एक्ट का सेक्शन क्या था, 205 सी। कुछ नहीं सर, वो जो पुराना आपका था, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग टू अकाउंट था, उसको क्लोज करो, उसका बैलेंस सारा फॉरवर्ड किधर कर दो, इस वाले नए एक्ट। क्लियर। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा अभी ताजा ताजा पीछे पढ़कर आए, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, जितने भी पिछले थे जो लगातार 7 साल के लिए क्या रहे, अनपेड रहे, उनकी अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफर होगी। पढ़िए, अमाउंट इन द, यस प्लीज, unpaid dividend account of the company is transferred to the fund
US 124 of the Yes, Companies under Act section 124 of the Companies Act 2013 and interest accrued thereon. ये तो अभी पिछले पेज पे ही बढ़कर आएगी सर वही अमाउंट। तीसरा, एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रिसीव करी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ क्या सिक्योरिटीज, बट ड्यू फॉर क्या थी रिफंड। अब कोई पर्सन अप्लाई करके चला गया, उसको अलॉटमेंट हुई नहीं, अब उसका पैसा हमने क्या करना है, वापस करना है। वापस पता ही नहीं लगा वो पर्सन था कौन, अप्लाई करके चला गया, हमारे पास उसके 2 रुपए आए पड़े, 5,000 एप्लीकेशन है, 5,000 इंटू 2 10,000 आया पड़े, हम कहां वापस करें। तो ये भी सेम प्रोविजन, तुम नहीं रखोगे, तुम वेट करो। यहां भी कितने साल के लिए वेट करो, मोस्टली प्रोविजन सेम 7 ईयर्स, कि 7 साल तक अपना वेट करिए। 7 साल में अगर वो बंदा नहीं मिलता, नहीं वो अल्टीमेटली रिफंड अपना लेने आता, चुपचाप ये पैसा उठाओ सरकारी खाते में जमा करवा दो, और वो 7 साल के लिए जहां भी पड़ा रहा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो होगा। क्या लिखा हुआ साथ में, एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर हो, और बाकी जो भी 7 साल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा वो भी साथ में क्या करिए, ट्रांसफर करिए। ये सारे वेरियस अलग अलग सेक्शंस की प्रोविजन हैं कि फलाने सेक्शन में फलाने पॉइंट में वो पैसा अगर किसी को नहीं दिया उठा के यहां डाल, तुम रखने के हकदार नहीं हो, सिंपल सी बात है, कंपनी उसको रखेगी नहीं। आप अल्टीमेट वो पैसा कहां डाल दीजिए, सरकारी खाते में डाल दीजिए। नाउ ऐसे ही, अच्छा वर्ड बोल रहा हूं, क्या वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, मैच्योर डिपॉजिट। व्हाट डू यू मीन मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर्ड हो चुके, मैं तो पेमेंट ही बांट रहा हूं और मुझे तो बांटनी है क्योंकि वो तो मैच्योर हो चुके। अनमेच्योर्ड होते सर, उनकी तो नेचुरली अभी तो रिडम्पशन होएगी, ये तो हो चुके, रिडम्पशन के लिए तैयार पड़े हैं। मैं बंदा ढूंढ रहा हूं कि जिसके वो डिपॉजिट थे मेरे पास, आ जाओ भाई अपने पैसे ले जाओ, नहीं मिल रहा। अब फिर वही बात, कितने साल के लिए, रिमेनिंग अनपेड फॉर अलोंग विद, ये भी पैसा उठाओ सर, आप नहीं रखोगे इसको, सबको उठा के कहां पे ट्रांसफर कर दो, आईपीएफ में। सेम मैच्योर्ड वर्ड क्या बोल रहा हूं, सेम फॉर द 7 ईयर्स अलोंग विद इंटरेस्ट। एंड ऐसे ही रिडम्पशन अमाउंट ऑफ द किसकी सर, प्रेफरेंस शेयर का पैसा कब का रिडम्पशन के लिए ड्यू हो चुका, पर्सन मिल नहीं रहा। फिर वही रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स। तो पर्टिकुलरली सर, पर्टिकुलरली यहां पे ये सारे पैसे ही आपके कौन से हैं, अलग अलग सेक्शन के मुताबिक, जैसे प्रेफरेंस की रिडम्पशन, मैच्योर डिबेंचर्स हुए, मैच्योर डिपॉजिट्स हुए, एप्लीकेशन मनी का पैसा हुआ, अनपेड डिविडेंड का पैसा हुआ, तुम रखने के हकदार नहीं हो। 7 साल वेट करो, वेट करने के बाद साथ के साथ आगे क्या कर दो, ट्रांसफर। नो, अब आगे कुछ अदर पॉइंट्स, ये तो क्या थे, जो कंपनी से पैसे कहां पे आ रहे हैं, आईपीएफ में। इसके अलावा कौन सा पैसा इस अकाउंट में आएगा सर, ग्रांट्स बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में से कोई ग्रांट इनको दे दी, वो भी क्रेडिट है। नेक्स्ट इज डोनेशन बाय सीजी, एसजी कंपनी और एनी, इवन कंपनीज भी, कोई भी कंपनी नॉर्मली अगर आप अपना आईपीएफ में डोनेशन देना चाहते हैं, जब मर्जी दे दो, बाय चेक उनको दे दो, वो भी क्रेडिट टू द क्या हो जाएगी, फंड। पैसे को आने को कोई मना नहीं है, जितना मर्जी आ जाए, पर जाते टाइम, निकालते टाइम उसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पर्पस देखेंगे जी, अगर वही पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हो तो निकाल लो, नहीं अदरवाइज क्या होगा, आपकी अथॉरिटी ने पैसा क्या करा है, मिस अप्रोप्रिएट करा है, मिस यूटिलाइज करा है, फिर आपके अगेंस्ट पेनल्टीज लगेंगी, एक्शन लगेंगे। आपके अगेंस्ट मतलब यहां कोई कंपनी का वर्ड नहीं चल रहा है, आपके अगेंस्ट मतलब जो इस फंड को सरकार चला रही है, सरकारी अथॉरिटी, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस लगेंगे कि आपने सर इसको मिस यूटिलाइज करा। आगे, एंड इनकम रिसीव्ड ऑन, यस प्लीज, the investments made from the fund. और जो भी पैसा तुम्हारे पास यहाँ पे पड़ा है, क्या तुम अपने पास एज इट इज रखोगे, मन करे सरकार ने उस फंड में से पैसा आगे क्या कर दिया, इन्वेस्ट, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्या मिल रही है, इनकम, वो भी उसी फंड का पार्ट है। अब ये थोड़ी कहे कि सरकार जो नेक्स्ट आगे जो इस फंड में से इन्वेस्टमेंट करके जो इनकम जनरेट हुई कि वो तो हमारी इनकम है, इन्वेस्टमेंट कहां से थी, उसी फंड में से थी, तो इनकम भी उसकी कहां जाएगी, उसी फंड में। एंड सर सेल प्रोसीड्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल शेयर्स। अब नॉर्मली आपको पता हो एक बेसिक चीज कि शेयर्स कभी भी फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते, वो पूरा पूरा शेयर ही होगा। तो जो वो फ्रैक्शन होती है ना, उसको सेटल करने के लिए उसको कैश में ही सेटल करते हैं, तो उसको वर्ड बोलते हैं सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ, यस प्लीज, Issue of bonus shares, merger and amalgamation and एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर, अगर कंपनी के पास वो रिमेनिंग, कोई अमेलगामेशन में, कोई मर्जर में, क्योंकि वो ना डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्वैप रेशो। अब जैसे मान लो सपोज हमने रेशो क्या बनाई, हमने रेशो क्या बनाई,
सर पर्टिकुलरली हर 3 के बदले में हम 2 बोनस देंगे। आपने रेशो ऐसी बनाई, अब डिवाइड बाय 3 करोगे, पर्टिकुलरली सर वो शेयर्स किस में जाएंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे। इवन नंबर से करोगे तो जल्दी जल्दी फ्रैक्शन नहीं आती, ऑड नंबर से करोगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, बट शेयर तो पूरा ट्रांसफर होगा। सेम ऐसे ही अमेलगामेशन में, कोई मर्जर में, कॉमन केस में किसी में देखने को मिलता है, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई फ्रैक्शनल शेयर्स की सेल प्रोसीड्स अगर कंपनी के पास पड़ी है, रिमेनिंग अनपेड है फॉर 7 ईयर्स, जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार वो पैसा उठाओ, कहां पे ट्रांसफर कर दो, पर्टिकुलरली अपने आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दो। और वैसे भी अगर वो कंपनी देती, किनको देती, लोगों को। हम भी तो यहाँ पे पैसा जो लेंगे किसको देंगे, लोगों को। हाँ, सब्जेक्ट टू वो अलग बात कि आगे कहां जाए फंड का पैसा वो हमें नहीं पता, बट मोटिव तो लिखा ही हुआ है ना कि यहां से यूटिलाइजेशन जो जाएगी वो पब्लिक फेवर में होगी, हो ना हो, वो इंडिया का रूल। बट हमारे अकॉर्डिंग तो लिखा हुआ है जिस सेक्शन में कि यहां से यूटिलाइजेशन तो इस पर्पस के लिए जाएगी। एंड नाउ पहले जो ये स्टॉप पॉइंट यही था, के तक, के तक स्टॉप था, क्योंकि पहले प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, पहले बस लास्ट वर्ड सच अदर अमाउंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यहीं पे आपका लॉ क्लोज्ड, सेक्शन यहीं तक था, आज भी सेक्शन यहीं तक है। अब जब वर्ड बोलता ना एज मे बी, क्या लिखा हुआ है, और ये सारी प्रिस्क्रिप्शन किसमें होती है, पहले था नहीं, लास्ट 2 साल पहले जब अमेंडमेंट आई, पर्टिकुलरली ये अमेंडेड पार्ट है, ये नया पार्ट, इन्होंने क्या कर दी, प्रिस्क्रिप्शन जारी कर दी कि सच अदर अमाउंट्स का मतलब हमारा ये था। अब अपने लिए पर्टिकुलरली ऊपर वाले पॉइंट्स तो क्लियर हैं, वो तो बड़े सिंपल से। अब ऊपर वाले पॉइंट्स में लाइन वाइज बताना, नंबर 1 पॉइंट क्या था जी, पहले तो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सा, जो पुराने एक्ट के मुताबिक 205 सीए के मुताबिक पर्टिकुलरली आप लोग जो वो अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, उधर क्लोज करो, इधर ओपन करो। सर नेक्स्ट आगे लाइन वाइज आपने पॉइंट, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन आई ग्रांट्स बाय सीजी, देन डोनेशन बाय सीजी और एसजी और बाय कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी देना चाहे। क्लियर। आफ्टर दैट आपके पास क्या आया, इनकम रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ फंड्स, यहां से जितनी इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर इनकम। देन आपके पास आया वो फ्रैक्शनल शेयर्स वाला। क्लियर। एंड द लास्ट सच अदर इनकम, सच अदर अमाउंट जो भी प्रेस्क्राइब। नाउ दीज आर द अमाउंट्स, क्या वो प्रेस्क्राइब की गई है, काफी तो ना रिलेटेबल है ऊपर वाले पॉइंट के साथ। क्लियर, पढ़िए। यस प्लीज। prescribed credits to the fund, rule 3, yes please, of the Investor Education and Protection Fund Authority, accounting, audit, transfer and refund, rules 2016. बिल्कुल। अच्छा, ये रूल 3 किसका है, ये रूल 3 आईईपीएफ का है। जो इन अथॉरिटीज ने रूल बनाए, इन्होंने नेक्स्ट आगे अमाउंट क्या कर दी, प्रिस्क्राइब कर दी। वंस एक बार पढ़ने वाले हैं, कोई लर्निंग मैटर इतना नहीं है, स्टिल जस्ट फिर मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा, याद रखने की पॉइंट करेंगे। मेन तो सेक्शन का पार्ट ये है, यहां तक तेरा क्या था, ये सेक्शन, नीचे क्या है, रूल। समझे ना, इस चीज को समझो पॉइंट। अब देयर शैल बी क्रेडिट टू द फंड, यस प्लीज, The following amounts, namely, all amounts payable as mentioned in the clause A to N of subsection 2 of section 125 of the. बिल्कुल। अब पहले तो सर 125 में ऑल अमाउंट्स पेबल एज मेंशन्ड, अब इसमें ना कई चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए इररेलेवेंट है फॉर द टाइम भी, कि उन चीजों में जाने का कोई अपना मोटिव नहीं है, ना हमें जाना चाहिए कि कौन से 125 में ए से लेके एन तक कौन से मेंशन्ड है। मेजरली जे तक तो पढ़ी लिए, ऊपर वाले आते तो वही पॉइंट्स आगे। क्लियर, कि ऑल अमाउंट्स पेबल एज मेंशन्ड इन क्लॉज ए से लेके एन तक ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट। तो 125 सेक्शन के सबसेक्शन 2 में क्लॉज ए से लेके एन तक कोई इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, कि आपको अल्टीमेटली जस्ट इतना सा कि हाँ सर, एक तो वो अमाउंट जो 125 ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, नंबर 2 ऑल द शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद, इसको समझना चाहिए तुम्हें, all the shares in accordance with the subsection 6 of the section 124। 124 कौन सा था, अनपेड, जो पिछले ही पेज पे, उसके जाके सेक्शन मेंशन कर, उसके जाके बैक पेज पे सेक्शन मेंशन कर, यहां पे ये वाला सेक्शन 124 सबसेक्शन 6, कि सर इन्हीं शेयर्स की बात कर रहा है, ये भी तो आपके फंड में नेक्स्ट आगे ट्रांसफर हो रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, नंबर 3 पॉइंट, हाँ जी, all the resultant benefits, हाँ जी, arising out of shares held by the authority under clause. now तुम्हारे नया वर्ड, what do you mean by all the resultant benefits? हाँ, अगर उन शेयर्स पे कल को बोनस इशू हुआ, उन शेयर्स पे कोई डिविडेंड मिला, देखो जी सिंपल सी बात, जब शेयर्स फंड के नाम पे ट्रांसफर हो गए तो रिजल्टेंट बेनिफिट्स भी तो किसके नाम पे ट्रांसफर होंगे, फंड के नाम पे। लिखना जरूरी है,
एवरीथिंग इज रिटन, तभी आप लोग लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ना लिखा हो कौन ट्रांसफर करे? अगले क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट ले जाओ, बाकी हम रख लेंगे, कि बोनस तो जी हमें मिला। नो नो नो, उसके रिजल्टेंट बेनिफिट भी। अब देखिए यहाँ पे सब क्लॉज, अंडर क्लॉज बी का मतलब, इसका मतलब ये वाला, कि ऊपर दिए गए क्लोज के अकॉर्डिंग जो तुमने शेयर ट्रांसफर करे 124(6) वाले, उन पे अगर कल को कोई रिजल्टेंट बेनिफिट भी होगा, कंपनी नहीं रखेगी, वो भी नेक्स्ट आगे ट्रांसफर किसको हो जाएंगे, टू द फंड। नेक्स्ट इज ऑल ग्रांट्स फीस चार्जेस। नाउ सो व्हाट डू द फीस एंड चार्जेस? ये भी कोई फीस एंड चार्जेस लेते हैं क्या? क्या आईईपीएफ भी अपने आप में कोई इनकम और कमाती है? यस, छोटी मोटी सर्विसेज वगैरह। अब कल को जो बंदा वो हमारे पास आएगा अपना डिविडेंड मांगने के लिए, फॉर्म फूम तो भरेगा, फीस वगैरह तो उससे भी लेंगे, तो वो पैसे भी तो आपके इस फंड की ही इनकम का पार्ट है। कोई सरकारी सर्विस माड़ी मोटी लेवल की, जो भी अपने लेवल पे छोटी मोटी एक्टिविटी ये कर रही है, उसकी भी तो फीस, सरकार फीस नहीं चार्ज करती। कोई नॉमिनल अमाउंट 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितने लोगों से इकट्ठा होएगी वो सारी अमाउंट, वो भी आपके इस फंड का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज ऑल सम रिसीव बाय अथॉरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्स। हाँ जी, as may be decided upon by the और central देख government. इसको भी गोलमोल कर गया, बाकी वो अमाउंट जो टाइम टू टाइम डिसाइडेड बाय क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी पैसा कहां पे होगा, इस फंड का ही पार्ट माना जाएगा। ऑल इनकम अर्नड बाय, ये आगे पॉइंट, अथॉरिटी। अथॉरिटी स्टैंड्स फॉर जो इस फंड की क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मींस मैनेजमेंट करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, वो जो भी पैसा कमाएंगे वो भी इस फंड का ही क्या है, पार्ट है। आगे all the shares, नया पॉइंट, yes please, all the shares held by, The authority in accordance with the proviso of subsection 9 of section 90 of the act and all the resultant benefits जैसे आपने ना शेयर्स वाले दो पॉइंट है इसमें, शेयर्स ट्रांसफर वाले दो पॉइंट है, एक तो हो चुका 124(6) वाला। 124(6) वाला कौन था? 124(6) वाला कौन सा था? जो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक हमारे पास नहीं आया था, हमने उसके शेयर उठा के कहां डाल दिए थे, डाले थे ना। अब एक और पॉइंट है, इसके ऊपर आप एक वर्ड मेंशन कर लीजिए, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। जब आप चैप्टर 7 मेरे साथ डिस्कस करेंगे, चैप्टर 7 के अंदर ये डिस्कशन में पॉइंट आएगा आपके पास, इसको वर्ड लिख ले, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। आप पूरा वर्ड लिखिए कि आपको थोड़ी पहचान रहे, सेक्शन 90 किसके रिगार्डिंग है, ये आपको थोड़ा थीम बता रहा हूं, थोड़ा थीम। जब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर आप किसी कंपनी के होते हैं ना, पहले तो नाम समझ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मींस एक ऐसा ओनर, एक ऐसा बेनिफिशियल ओनर जो सिग्निफिकेंटली अमाउंट होल्ड करता है कंपनी में। जैसे कोई छोटा मोटा शेयर होल्डर नहीं, मेजर अमाउंट। तो वहां पे ना एक सेक्शन 90 के मुताबिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी कंपनी के एसबीओज हैं, जो भी कंपनीज के एसबीओ, मतलब जो भी, अगर आप कहते हो कि आप कंपनी के एसबीओ हो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो, तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो। एक डेक्लेरेशन फॉर्म, एक बीईएन फॉर्म होता है, बेन बेन 10 पता नहीं बेन 9 नंबर होता है, कार्टून की बात नहीं कर रहा, क्लियर। वहां पे पर्टिकुलरली बीईएन के नंबर से कुछ फॉर्म नंबर है, जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, कि अपनी आइडेंटिटी उसमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते ना, चलो माने मोटी ड्यूटी कंपनी भी करती है कि डिक्लेयर करो, आपकी भी ड्यूटी है, अगर आप नहीं करते तुम्हारे शेयर गुमनाम समझते हुए उठा के किसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, आईटी। जब कहा गया कि अगर आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैं तो अपनी डिक्लेरेशन फाइल करो, अगर तुम नहीं करते हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमने और वो कंपनी की ड्यूटी है कि अगर कोई सामने नहीं आ रहा ना, मैं पर्टिकुलरली बाय नेम आवाजें लगा रहा हूँ कि अल्टीमेट ये शेयर किसके, ये शेयर किसके, ये शेयर किसके, कोई नहीं बोला, ठीक है, उठा के सरकार के नाम पे ट्रांसफर कर दो, फिर अपने आप गेड़े मारते रहना, अपने आप वहां से मांगते रहना, हमारा क्या। ड्यूटी लगाई गई है तो कंप्लायंस करना पड़ेगा, नहीं करोगे हमारा क्या, ये लो, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, ये अपने नाम ले लेंगे। पढ़िए, तो दैट इज द केस कि ये शेयर्स वो हैं जिनमें एसबीओस अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते, तो कंपनी की ड्यूटी होती है, कंपनी उठा के वो सारे शेयर्स कहां ट्रांसफर कर दे, सेक्शन 90 के मुताबिक, 90 सबसेक्शन 9 के मुताबिक आईईपीएफ में ट्रांसफर करते। नाउ एक एक्स्ट्रा पॉइंट में, ऑल अमाउंट्स पेबल एज, हाँ जी, mentioned in subsection 3 of section 10B of the Banking Companies Act. बाकी इसको सिंपल वर्ड, बैंकिंग एक्ट के मुताबिक, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग एक्ट के मुताबिक अगर उन्होंने कहीं कोई पैसा ट्रांसफरेबल टू द कहां पे रखा है, आईईपीएफ में, वो पैसा भी हमारे फंड का क्या माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा। अब इतने सारे एक्ट पढ़ेंगे एंड ऑल, जिसका क्रक्स एक है, सिंपल साइड पे लिख, बैंकिंग एक्ट के, किसी बैंकिंग एक्ट के मुताबिक
या किसी बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पैसा ट्रांसफर होना होगा, किसी बैंकिंग एक्ट के मुताबिक अगर कोई पैसा ट्रांसफर होना होगा तो आप सर वो ट्रांसफर करें। एंड लास्ट, बाकी ऑल अदर सम ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी एज एनविसेज्ड इन द, जो कहां पे गिवन है एनविसेज्ड मींस जो कहां पे लिखा हुआ है एक्ट में। बाकी सर एक्ट में कहीं भी कोई पैसा अगर आईईपीएफ के नाम पे इन्होंने डाला होगा वो सारा पैसा हमारे फंड का क्या होगा, पार्ट होगा। लास्ट, इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, यस, And debenture of the companies due unpaid or unclaimed interest shall be transferred to the fund along with the transfer of the matured amount of such term deposits and बिल्कुल। debenture. अब वो तो हो चुका ना, ऊपर आपने पढ़ ही चुका कि जो मैच्योर डिपॉजिट्स हैं, मैच्योर डिबेंचर हैं, उनके केस में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं, अलोंग विद इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट आगे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े ना, कुछ तो इसमें रेपिटेटिव है, मैं फिर भी आज भी मेरी पहली प्रायोरिटी होती है जब भी 125 सुना जाए तो 125 में सेक्शन में क्या लिखा हुआ है पहले वो बता, सेक्शन में कौन सी अमाउंट है। रूल्स के अंदर तो पर्टिकुलरली अलग अलग, जैसे नंबर 1 क्या आया, एक तो जो 125 ने ही ए से लेके एन तक। नंबर 2 क्या आया, वो शेयर्स जो 124(6) में आए। तीसरा क्या आया, वो जो अभी आपने शेयर ट्रांसफर करे हैं उसके रिजल्टेंट बेनिफिट्स। नंबर 4 क्या आया, ग्रांट्स, फीस, कुछ चार्जेस जो भी आप कमाते होंगे। नंबर 5 कोई भी अदर सोर्स से पैसा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो। नंबर 6 अपने आप में जो भी अथॉरिटी इनकम कमाएगी वो। नेक्स्ट इज कोई भी शेयर्स जो एसबीओ वाले, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स वाले आपके नाम पे ट्रांसफर हुए होंगे वो भी आपके कहां पे जाएंगे, इसी एक्ट में, इसी फंड में इनकम का पार्ट बनेंगे। एंड नेक्स्ट इज कोई भी अमाउंट कोई बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसफरेबल लिखी होगी या कंपनीज एक्ट में भी, एनवी सेज इन दैट, इस कंपनीज एक्ट में कहीं भी कोई अमाउंट लिखी होगी कि ये ट्रांसफर होगी तो अल्टीमेट वो भी आपके इस फंड का ही पार्ट मानी जाएगी। नाउ द मेन टॉपिक इज, अब सर क्रेडिट्स तो बहुत जान लिए कि पैसा आएगा कहां से, अब मेन टॉपिक ये पढ़ाओ पैसा जाएगा कहां पे। पढ़िए, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड एंड यूटिलाइजेशन मींस डेबिट्स। इस फंड में से आपके डेबिट्स कहां होंगे, पैसा जाएगा कहां कहां पे। नंबर 1 सबसे पहला कॉमन पॉइंट, जहां से आया वहीं जाएगा। मैं कहा जी जहां से आया मतलब वो जिन जिन लोगों के पैसे मेरे पास आए पड़े थे, कल को अगले मान लो मेरे पास मांगने आ गए तो ठीक है इसी फंड में से उनको क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। पहला, रिफंड्स इन, पहली प्रायोरिटी रिफंड्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ, पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है, अनक्लेम डिविडेंड्स, लाइन बाय शुरू, अनक्लेम डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर जो क्या थे, रिफंड एंड इंटरेस्ट। जहां से आया वही पैसा अगले का क्या कर दो, वापस कर दो। नेक्स्ट, और अगले 3 पॉइंट तुझे कॉमन मिलेंगे इकट्ठे। अगले 3 पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स, एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स किसके लग गए, पब्लिक इंटरेस्ट में। क्लियर? ये पैसा कहां लग गया, पब्लिक इंटरेस्ट में। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट में किस पॉइंट से, वन इज एक तो अवेयरनेस क्रिएट करवाने में, दूसरा एजुकेटिंग में, एंड तीसरा प्रोटेक्शन। ठीक है, यही हमारा मोटिव था, इसी से तो फंड का हमने नाम रखा था, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉस्ड अमाउंट। अब डिस्गॉस्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो अनएथिकल वे से, इलीगल वे से कमाया गया हो। क्लियर? अब कई बार कंपनी 100 तरह के फ्रॉड करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, एंड शेयर होल्डर्स फिर खफा होकर अल्टीमेटली किसको केस डाल देते हैं या नोटिस डाल देते हैं, टू द आईईपीएफ, कि देखो जी हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली एक्सप्लोटेशन की जा रही है, हमसे पैसा लूटा जा रहा है, गलत वे से हथियाया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्गॉस्ड अमाउंट। तो सरकार क्या करती है, पर्टिकुलरली जो भी आपका नुकसान हुआ, कोई गलत वे से जो पैसा कमाया गया, आपका नुकसान हुआ, ये फंड भी तो आप लोगों के लिए। अब होता नहीं पीएम केयर्स, जो पीएम केयर्स फंड है वो अल्टीमेट किसके लिए, लोगों के लिए। आप वहां पे अप्लाई करिए, आपका जेन्युइन केस होगा तो उसमें से आपको सहायता दी जाएगी। सेम ये भी है कि अगर कोई इन्वेस्टर का भाई साहब कहीं भी नुकसान हुआ, जो ये कहता है देखो कंपनी में तो हम बाद में एक्शन लेंगे, पहले तुम अपना थोड़ा सही रहो, कॉन्फिडेंस गेन करो, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा नुकसान हुआ हम दे देंगे, हम उससे ले लेंगे, उसको थोड़ी छोड़ेंगे आगे, कंपनी को जिसने गलत वे से काम करा पनिशमेंट भी तो देंगे। पर वंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी, वर्ड क्या लिखा हुआ है,
डिसगॉज्ड अमाउंट, इसको लिख साइड पे, दैट अमाउंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय अनएथिकल वे और इलीगल वे, वो पैसा जो गलत वे से हटाया गया, गलत वे से ऑब्टेन किया गया, दैट बेसिकली अमाउंट इज कॉल्ड एज डिसगॉज्ड अमाउंट। और अमंग द पर्सन हु हैव, क्या लिखा हुआ है, सफर्ड लॉसेस। कोई नहीं सर, हम कंपनसेशन दे देंगे, इस फंड में से पैसा हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ आपका। आप लोगों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फंड बनाया गया है। आपको अगर लगता है कि आपका शोषण हुआ है, आपको लगता है कि आपके साथ एक्सप्लोटेशन हुई है, आप हमारे पास आइए, उसका हिसाब किताब बाद में करेंगे, पर पहले आपको हौसला देंगे कि जो तेरा नुकसान हुआ है डोंट वरी, हम देते हैं। आगे नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ, यस प्लीज पढ़िए, रीइंबर्समेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, Legal expenses of अब class लीगल एक्सपेंसेस मींस कोई खर्चा वगैरह आपने यहां तक आने का खर्चा भी तो हुआ। आईईपीएफ में आने का मतलब ऑटो वगैरह का नहीं कह रहे, आने का मतलब जो लीगल फीस वगैरह आपने क्या करी, पे आउट करी, कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, को ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वट एवर विद द हरासमेंट, वट एवर विद द मेंटल अगोनी, जो आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, यहाँ के लीगल चक्कर काटने पड़े, यहाँ की फीस पे आउट करनी पड़ी, नेक्स्ट आगे इतनी ज्यादा जो आपने मतलब एफर्ट्स करे, दैट ऑल कॉल्ड एज लीगल एक्सपेंसेस। कि सर वट एवर विद द, जो अमाउंट आपकी लगी है, जो आपका सरकारी खर्चा हुआ है, वो सारा सरकारी खर्चा हम आपको क्या करेंगे, रीइंबर्स करेंगे। एंड किन केस में, इन केस ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट्स मींस, सूट मींस केस करना, क्या वो एक्शन, क्या वो सूट एक पर्सन ने करे या पूरी क्लास ने, पूरी क्लास ने, लाइक सारे मेंबर्स। अब मान लो कंपनी ने कुछ गलत करा, सबके साथ करा, क्या तेरे अकेले के साथ करा, आप सारे अलग अलग वकील इकट्ठे कर रहे हैं एंड कंपनी पे 100 एप्लीकेशन डाल रहे हैं, मूर्ख हो, इतनी जेब खर्ची करोगे, क्या काम करना चाहिए, सारे मेंबर्स मिलकर एक अपॉइंट कर लो, एंड कंपनी पे उल्टा अलग अलग इंडिविजुअल एक्शन नहीं, क्लास एक्शन सूट फाइल कर, ये ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। किसी एक के साथ गलत होना और सबके साथ गलत होना, कोर्ट किसको अहमियत देगी, नेचुरली सबको। तो आपको सर इन मान लो क्रेडिटर्स जब केस करते, ये जो सेक्शन है ना तुम्हारे 37 बाय द मेंबर्स 245, ये भी पर्टिकुलर ये वही सेक्शन है, बाय द क्रेडिटर्स, लिख ले, क्लास एक्शन सूट मींस सारे मिलकर केस करें, एक क्लास, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल मेंबर्स के द्वारा, जो अलग अलग सेक्शन में पावर गिवन है, तो सर उनके जो भी लीगल खर्चे होंगे ना, जो भी पैसा वगैरह वो क्या करेंगे, पे आउट करेंगे, इस फंड में से वो सारा पैसा आपको वापस किया जाएगा। अब वकीलों की फीस क्लियर, नेक्स्ट आगे, जो नॉर्मल फीस आपने गवर्नमेंट फीस पे आउट करी होगी, डोंट वरी, सारा पैसा अगर आप जीत गए, ऐसे नहीं अगर आप जीत गए, या आपका क्या पता वैसे ही दिमाग खराब हो, सारे इकट्ठे हो गए आगे और कंपनी पे केस कर दिया, कंपनी अपनी जगह सही थी, अगर आप जीत गए, आप सही थे, कंपनी गलत थी, तो अल्टीमेट वो लीगल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट सारी हम आपको करवाएंगे। एंड एनी अदर, और बाकी इसका मतलब क्या हुआ, एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस, व्हाट इट मींस, इन्हीं से लिंक्ड, इन्हीं से मिलता जुलता हुआ और कोई भी पैसा अगर आपको देना पड़ा, मैंने एनी अदर नहीं कहा, एनी अदर इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मींस ऊपर दिए गए जो पॉइंट्स हैं इनसे मिलता जुलता, कई बार कोई डेफिनेशन नहीं भी मैटर हो पाती, चलो इंसिडेंटल में कवर कर दो सर, ये भी आईईपीएफ में से क्या होगा, पे आउट होगा। सो देयर आर टोटल 7 पॉइंट्स जिनके लिए, एंड दीज आर ओनली 7, ओनली 7, इनके अलावा कुछ भी नहीं। तुम फलाना फलाना नाम जो मर्जी लो, इस नाम से निकाल ले, फलाने नाम से मतलब ही नहीं, जो एक्ट में लिख दिया गया सिर्फ वही। सो कौन से 7 पॉइंट्स, नंबर 1, पहला पॉइंट, रिफंड जनरेट कर दो, किसका रिफंड, वो जिस जिसका अपने पास पैसा आया था उन्हीं उन्हीं को पैसा वापस कर दो। नंबर 2, 3, 4, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में 3 जरिए, 1 इज अवेयरनेस के लिए, नंबर 2 एजुकेशन के लिए, नंबर 3 प्रोटेक्शन के लिए, नंबर 4 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉज्ड अमाउंट, जो जो अमंग द पर्सन अनएथिकल वे से या इलीगल वे से ऑब्टेन की गई होगी और जिनसे उनको क्या हुआ होगा, नुकसान, तो वो सारे नुकसान की भरपाई इस फंड में से आपको दी जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट सर, दैट इज रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट किसकी, लीगल एक्सपेंसेस की, कौन से लीगल एक्सपेंस, क्लास एक्शन सूट फाइल्ड अंडर सेक्शन 37
और 245। 37 तो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 में आएगा, बाय द मेंबर्स, कि अगर मेंबर्स के साथ, वो प्रोस्पेक्टस में आएगा कि अगर लोगों के साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, कोई लीगल एक्सपेंस अगर आपके बनते हैं तो आपको रीइंबर्स करवाए जाएंगे। आई थिंक सो 245 को क्रेडिटर्स के केस में, कि अगर सारे क्रेडिटर्स मिलकर केस करते हैं तो उनके पॉइंट में। एंड द लास्ट इज बेसिकली एनी अदर इंसिडेंटल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए सर, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यस, क्लेम फ्रॉम द फंड। यस प्लीज। हाँ जी। इसमें पॉइंट था कि इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, हाँ, ये क्रेडिट्स में था, पर इसमें यूटिलाइजेशन में तो कहीं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, एक्सपेंस थोड़ी है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। वो तो आपकी एसेट जनरेट हुई है, पड़ी तो आपके पास ये पैसा क्या लौट कर वापस आएगा? इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारे पास ही पड़ी है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली डेबिट्स। डेबिट्स भी कौन सी नेचर के? जो एक्सपेंडिचर नेचर के, जो कभी वापस नहीं आएंगे या आगे जाएंगे, खर्चा नॉर्मल। इन्वेस्टमेंट तो तेरी बड़ी है, उल्टा उसके ऊपर जो इनकम आएगी वो तुम्हारी इस फंड की क्या है? इनकम। क्लियर? नेक्स्ट इज claims from the fund. Any person, yes please, who claim to be entitled to any amount transferred to the fund may थोड़ा लाउडली, apply may apply to the किसको? अथॉरिटी को अप्लाई करिए, कागज पत्र अपने साथ में लेकर जाइए, जो कुछ भी आपका बनता है आपको आपकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब आएगी बात, सर ये अथॉरिटी है कौन जिसको बार बार आप नाम ले रहे हो कि सर ये अथॉरिटी मैनेज करेगी, ये अथॉरिटी ही सब कुछ करेगी? ये कौन है अथॉरिटी? पहला, सीजी शेल कॉन्स्टिट्यूट, यस, by notification an authority for administration of the fund consisting of एक होगा जी चेयरपर्सन, बाकी होंगे मेंबर जो कि नॉट एक्सीडिंग कितने होंगे? 7, और एक होगा सीईओ। ये कमेटी बनेगी प्रॉपर जिसमें एक चेयरपर्सन, 7 मेंबर होंगे और एक क्या होगा? सीईओ। ये लोग पर्टिकुलरली उस कमेटी को, उस अथॉरिटी को क्या करेंगे? हेल्ड करेंगे और प्रॉपर क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। और ये नहीं सरकारी फंड है इनकी कोई जवाबदेही नहीं, जहां मर्जी पैसा लगाओ। ऑडिट्स और अकाउंट्स इनके भी होंगे, इनको भी खाते बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, उनका भी क्या होगा? ऑडिट होगा। आगे पढ़िए। यस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड पढ़िए। द अथॉरिटी शेल यस, हाँ जी administer the fund and maintain separate accounts and record in relation to the fund. सर, प्रॉपर हिसाब किताब इनको भी देना पड़ेगा। ये मत कहना इनके लिए फ्रीडम है, कोई फ्रीडम नहीं है। एक एक पैसे का, एक एक चवन्नी का हिसाब इनको देना पड़ेगा, कौन सा पैसा कितना आया कितना गया। आगे, द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और इनके केस में सर जितने सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं इनका ऑडिट, और इनकी कंसल्टेशन नॉर्मल सीए नहीं, इनके केस में जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है ऑल ओवर इंडिया, दैट इज कैग। कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? दैट इज द सोल कॉर्पोरेशन, द सिंगल अथॉरिटी पर्सन ऑल ओवर द इंडिया। सरकारी डिपार्टमेंटों के जितने ऑडिट होंगे, जितनी कार्रवाई, जितनी अकाउंट्स को लेकर सलाह मशवरा होगा, वो किस पर्सन के साथ होगा? कैग के साथ। एंड कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत तगड़ी पोस्ट है सर ये, एंड एट अ सीनियोरिटी एज में जाके मिलती है। द पर्सन इज रिच इन एक्सपीरियंस इन सारी चीजों को लेकर, एंड द ऑल ओवर इंडिया ओनली द सिंगल पर्सन, दिस इज द पर्सन। जहां भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट से ताल्लुक हो ना, आप सरकार हो ना, आपका जो भी ये लेखा जोखा, जिसको अकाउंट्स कहते हैं अपन नॉर्मली, जो भी कुछ आपका हिसाब किताब होगा, अकाउंट्स होंगे, ऑडिट्स होंगे, सब कुछ गाइडेड बाय कौन होगा? कैग। अब तुम्हें क्या लग रहा है इनके सबके ऑडिट कैग करेगा? अरे सर, कैग ने नहीं करने। कैग इज द सोल अथॉरिटी इन द इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल होगा सारी इन चीजों के लिए। नेक्स्ट आगे, ये अपॉइंट किसको करता है? हम लोगों की एम्पैनलमेंट किसके पास होती है? कैग के पास। ईयर बाय ईयर फॉर्म भरते हैं हम लोग जो प्रैक्टिस फील्ड में, ईयर बाय ईयर पर्टिकुलरली हम फॉर्म भरते हैं फर्म्स की ओर से कैग की एम्पैनलमेंट का। अगर कैग को, हमारी मतलब उस पर्सन को, उनके ऑफिस के अकॉर्डिंग, डेकोरम के अकॉर्डिंग अगर हमारी फर्म सेलेक्ट होती है, तो ये जो कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी जो कुछ भी हैं, ऑडिट हमें अलॉट होते हैं, ऑडिट अपा ही करने हैं। क्यों? एक सिंगल पर्सन कहाँ कहाँ होएगा सर? मतलब ही नहीं है उसको, तो ये भी नहीं पता होगा अल्टीमेटली कौन है। हाँ, बट उनकी सिलेक्शन, उनकी गाइडेंस, उनकी डायरेक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? कैग। सर, वी आर रिपोर्टेबल टू कैग एंड कैग इज रिपोर्टेबल टू गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पे अल्टीमेटली उसको सारा कुछ पेश करना पड़ेगा। आगे पढ़िए। पावर ऑफ द अथॉरिटी, यस, इट शैल बी कंपिटेंट फॉर द अथॉरिटी
spend money out the fund. बिल्कुल सर, इनके पास पूरी अथॉरिटी, और देख लिख के दिया। मैं कह दूं सर अल्टीमेटली ये तो लिखा ही नहीं हुआ, इतनी भी लाइन लिखने की क्या जरूरत है, वो तो पता तो है कि अथॉरिटी अगर है तो खर्च करेगी, उसके पास पावर है तो है। कहां लिखा हुआ? लिखा गया कि यस, अब वह कहते नहीं, सिंपल से सिंपल लाइन भी अगर लॉ में लिखी हुई है तो ही मानते हैं। अगर ये लाइन कट कर दो, कहते कमाल होगी सर, अथॉरिटी काम करेगी और कौन करेगी, अथॉरिटी को अपॉइंट ही क्यों करा, फिर पावर कहां दी? पावर चलती है राइटिंग में, लिख के दे कि उस फंड में से अगर हमें पैसा निकालना पड़ा, आई हैव द पावर। लिखा हुआ है तो ये हाथ लगा पाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ी यूज कर पाएंगे। आगे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स पढ़िए। यस, द अकाउंट्स ऑफ द फंड shall be audited by CAG. Audited accounts and audit reports shall be forwarded annually by the authority to central government. बिल्कुल सर, और ये पेश करेगा, अथॉरिटी पेश करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंटर की सरकार उसको पार्लियामेंट में पेश करेगी बिफोर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट में फिर उसके ऊपर क्या होगी, डिस्कशन होगी। क्यों? द ओपोजिशन पार्टी वो तो सवाल करेगी ना कि दिखाओ जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की क्या पोजीशन है, पहले से प्रॉफिट में है, लॉस में, या और ज्यादा लॉस में। तो कैग ने क्या पिक्चर आपको डिपिक्ट करी है, पढ़िए। एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज, हाँ जी। Activities of authority. The authority shall prepare an annual report. व्हाट डू मीन बाय एनुअल रिपोर्ट? Financial. पूरे साल में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वो तो अकाउंट्स थे। काम क्या करा तुमने पूरे साल में? क्या तुमने, तुम कह रहे हो जी हमने फलानी जगह कैंपेन करा, अवेयरनेस करी, फलाना का। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, पूरे साल की एक्टिविटीज बताओ। एनुअल रिपोर्ट, क्या काम कार तुमने करे। फाइनेंशियल पोजीशन तो आ तो गई, अकाउंट्स बन गए, अकाउंट्स का ऑडिट करवा दिया, वो तो हो गया। एक अलग से वर्ड चलता है, पूरे साल की अपनी एक्टिविटीज बताओ। हमें भी तो लगे, सरकार की तो लगे कि वाकई में ये अथॉरिटी काम कर रही है, मौज मस्ती से बैठे को काम ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हो जी हमने अवेयरनेस क्रिएट करवाई, कहां क्रिएट करवाई? फंड में डेबिट देखा 15 करोड़, 15 करोड़ खर्च कहां करा, दिखा तो सही। हम ऑडिट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, जिस नाम से पैसा बाहर गया, क्या प्रोटेक्शन करी तूने, बता। ये सारी एक्टिविटीज आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या करनी पड़ेंगी, शो। और तभी देखा नहीं, जब भी कोई सरकारी सेमिनार होते हैं फटाफट फोटो ही खींचने लग रहे होते, शौक में नहीं खींच रहे, वो रिकॉर्ड के लिए खींच रहे कि जगह जगह जाके हमने क्या करे, सेमिनार्स करे, लोगों को क्या करा, अवेयर करा। उसके इवन इवन उसकी ना पब्लिक न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, एंड उसकी पेपर की कटिंग अपनी फाइल में लगा के रखते हैं, देखो सर एविडेंस है, यहां हमने खर्च करा। ये चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड कि सर यू विल प्रिपेयर, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट, हाँ जी, एंड द एनुअल रिपोर्ट शैल गिव A full account of its activities during the financial year. कि पूरे पिछले साल में आपने क्या करा, कहां कहां काम करा, उसके बारे में क्या करिए, डिस्क्लोजर दीजिए। अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द, यस प्लीज, Authority to central government. yes, the annual report and the audit report shall be laid before each house of parliament। और नेचुरली सीजी फिर इसको कहां पे रखेगी आगे, each house of parliament, the lower house and the upper house, and दोनों में इसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, पास ऑन किया जाएगा, एंड द नेसेसरी एक्शंस इनके ऊपर टेकअप किए जाए। सो दिस इज द सेक्शन 125 रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कि इस फंड को, इस आईईपीएफ को मैनेज कौन करेगा, कौन वो लोग होंगे, इस अथॉरिटी में कौन कौन आएगा। नंबर 1 इज द चेयरपर्सन, नंबर 2 इज द मेंबर नॉट एक्सीडिंग 7, एंड नंबर 3 इज सीईओ। नेक्स्ट इज नाउ सेक्शन 126, बड़ा इजी सेक्शन है जी, सिंपल सा। क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड एटसेट्रा, मतलब अकेला डिविडेंड नहीं, डिविडेंड के साथ कोई और भी है जो इस सेक्शन में बात हो रही होगी। हाँ, मेन कौन है डिविडेंड, तो भी फर्स्ट वर्ड क्या लिखा, डिविडेंड एटसेट्रा टू बी हेल्ड इन, क्या लिखा हुआ है, अबियांस। अबियांस मींस होल्ड, अबियांस मींस होल्ड, कि सर जो पैसा ये लेन देन की बात चल रही है, केप्ट इन द अबियांस, होल्ड पे डाल दो। क्लियर, कोई नहीं, पहले मैटर सॉर्ट आउट हो जाने दो, एंड जब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद जिस मर्जी को बांट दो। मैं कह सर ऐसे भी क्या बात होगी, डिविडेंड है, एक तरफ तो 30 दिन का पॉइंट था, एक तरफ तो 30 दिन का पॉइंट था कि 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करनी है। नहीं करा तो पेनल्टी 127 नीचे ही पड़ा, 127 नीचे ही पड़ा, फेलियर टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज। मैं कह तो गलत हो जाएगा, कहते सुन तो सही, ये 126 सेक्शन लिख के जा रहा है कि अगर ये मामला जो मैं बताऊंगा, ये मामला अगर है, कोई बात नहीं, उन डिविडेंड्स को उठा के होल्ड पे डाल दे, बाकियों को दे दे।
और नेचुरली होल्ड पे डलने का मतलब वो 30 डेज में बैलेंस बच जाएगा, तो विद इन 7 डेज आगे अनपेड में पर जाएगा, किसी ना किसी को पे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, समझे ना। पर इसके लिए एक्सक्यूज आपको अलाउड है, कोई पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी कि तुमने 30 दिन के अंदर क्यों नहीं दिया। सर सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन ने कहा था कि इसको फुल स्टॉप कर दो, रोक दो, अभी नहीं देना, मैंने नहीं दिया, सेक्शन ने कहा ना चल इसको छोड़ दे, बाकी क्यों नहीं दिया, उसके लिए पेनल्टी थी, समझे पॉइंट। तो इसके लिए तो लॉ खुद कह रहा है कि अगर ये मैटर है ना, इसका डिविडेंड रोक लो, रुक जाओ अभी मत देना, बाकियों का देके पासे करो आगे। सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 126 पढ़िए, ये मेन चीज, ये सेक्शन लगेगा ही कब, जो आपको ये कह रहा है कि डिविडेंड अभी नहीं देना, रुक जाओ, होल्ड पे डाल दो। पढ़िए, सेक्शन 126 अप्लाइज वेयर अ ट्रांसफर डीड इज delivered to the हाँ company for registration, but the नाउ ट्रांसफर डीड कब बनेगी, ट्रांसफर डीड कब बनेगी, जब कोई शेयर्स को ट्रांसफर करने का मामला चल रहा होगा। अब शेयर्स को ट्रांसफर करने को लेकर मामला मेरे पास आया पड़ा है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क किस चीज का उठ रहा होगा कि वो डिविडेंड किसको दिया जाए, नए ओनर को या पुराने ओनर को, क्योंकि मेरे रजिस्टर में, मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में आज भी किसका नाम होगा, क्योंकि सर द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द, कि अभी एप्लीकेशन क्या पड़ी है, पेंडिंग पड़ी। अब यार दो दो काम इकट्ठे थोड़ी करूंगा, मान लो पर्टिकुलरली इधर से डिविडेंड बांट रहे हैं, मेरे को इसकी टेंशन चढ़ी पड़ी है, और उधर से आप ट्रांसफर डीड लेके आगे, सर एक ये भी कर दो ट्रांसफर, मैं कर रुक जाए यार पहले डिविडेंड बांट दे, तुम्हारा मैटर अभी पेंडिंग है ना, तो भी साइड में बैठ जाओ, तेरा जो डिविडेंड बनता है ना, तेरा डिविडेंड अभी होल्ड पे डाल देंगे कि सर तुमने ट्रांसफर डीड हमें दे रखी है ना, और वो ट्रांसफर डीड अभी हमारी ओर से रजिस्टर्ड नहीं, मतलब आज भी, और मैंने इसको वाकई में सही काम करा, इसको अलग रख लो। अलग क्यों रख लो, मैं क्यों बांटू, मान लो मैंने पर्टिकुलरली वो किसको दे दिया, नए वाले को दे दिया, मैं पुराने वाले से बिना पूछे नए वाले को कैसे दे दूंगा, मैंने तो नए वाले को रजिस्टर्ड भी नहीं करा, अभी ट्रांसफर डीड आई पड़ी है। या फिर पर्टिकुलरली अभी इसको होल्ड पे डालो, बाकियों को बांटो, इनका भी मैटर सॉर्ट आउट करें, क्लियर, इनका ट्रांसफर डीड जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, जैसी इनकी इच्छा, जो जिसको कहेगा वैसे बांट देंगे। सो ये पहला सेक्शन 126 एप्लीकेबल ही कब होगा, कि जब शेयर होल्डर्स के बीच में क्या हुआ, ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट हुआ, एक बंदे ने अपने शेयर किसको दे दिए, दूसरे को, ट्रांसफर डीड बन चुकी, लिख चुके, रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को भेज दी, बट रजिस्टर थोड़ी हुई है, कंपनी ने पुराने नाम की बजाय नया नाम लिखा थोड़ी है, आज भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में, आज भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम है, पुराने वाले का। तो हम सर कहते हैं एक मिनट इसको साइड पे करो, ये वाला डिविडेंड अभी रोक लो, तुम डिविडेंड की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं रिजल्टेंट बेनिफिट भी रोक लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट बेनिफिट, बोनस, राइट्स, कुछ भी रोक ले, इनको स्टॉप कर दे, साइड पे ले, ना 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 इनका कुछ नहीं करना, जब तक ये मैटर नहीं सुलटता, जब तक ये मैटर कंप्लीट नहीं होता, हम नहीं देंगे जी, नया पुराना हमें नहीं पता, पहले इसको रजिस्टर्ड करेंगे फिर देखें, क्योंकि मेरे मुताबिक हु इज द लीगल ऑनर ऑफ द डिविडेंड, पुराना, फिर कल को नया वाला आके दिक्कतबाजी करे, जी आपने कैसे डिविडेंड उसको दे दिया, अब तो शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गए, मैं कहा देख भाई मेरे से फालतू 3-5 करने की जरूरत नहीं है, मेरे रिकॉर्ड में तुम्हारा ट्रांसफर डीड आया जरूर है, बट अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, मैंने उसको भी रजिस्टर नहीं करा, और मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में आज भी किसका नाम है, पुराने वाले का, मैंने इसीलिए सोचा कि आपस में क्यों लड़ोगे करोगे, इसको भी अभ्यास पे डाल दे, होल्ड पे डाल दे, कोई नहीं मैटर, कुछ दिनों के बाद मुझे डिविडेंड का निपटा लेने दो, इनके बाद इनका ही काम कर, और जो इनका बनता होगा ये नए को कहेगा, नए को दे देंगे, नहीं तो मैं तो पुराने को दे ही दूंगा, वैसे भी डिविडेंड किसका बनता है, पुराने का ही बनता है। अब सुन, नाउ इफेक्ट क्या होगा सर इस सेक्शन का, डिविडेंड इन रिलेशन टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन सच शेयर्स, जिनके रिगार्डिंग, होल्ड पे नहीं, जिनके रिगार्डिंग ट्रांसफर डीड आई है, उन शेयर्स पे फॉर अ वाइल रुक जाओ। अच्छा मान लो अब उस पर्सन के पास, मैं क्यों ये वर्ड बोल रहा हूं, उसका सारा डिविडेंड ना होल्ड पे डाल देना, मेरे पास 5,000 शेयर थे, मैंने गार्गी को नेक्स्ट 5 में से 2,000 शेयर दे दिए, भाई साहब 2,000 शेयर्स पे डिविडेंड रोक ले, 3,000 तो मेरे ही हैं, वो तो मेरे को दे दो, बात खत्म है। तो इसीलिए वर्ड बोला गया सच शेयर्स, जिनके रिगार्डिंग ये मैटर क्या क्या है, पेंडिंग है, सिर्फ उनके लिए अपना डिविडेंड क्या कर लीजिए, रोक लीजिए, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा।
मुझे दे देना, इसको दे देना, जैसा आपको सही लगेगा। पढ़िए, डिविडेंड रिलेशन टू सच शेयर्स, हाँ जी, shall be transferred to the unpaid dividend account. और उठा के उसको कहाँ, क्योंकि मेन अकाउंट तो बंद हो जाएगा, और वो बंद कब होगा, वो तो 30th डे कंप्लीट होते ही क्या हो गया था, बंद हो गया था। फिर ये पैसा यहां से निकालकर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कहाँ जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो अकाउंट तो ओपन करवाना पड़ेगा, चाहे कुछ दिन के लिए ही क्यों ना। आगे, हाउ एवर, यस प्लीज, हाँ जी, The dividend shall not be transferred to the unpaid dividend account, but shall be paid to the transferee if the distant shareholder has authorized the company to pay the dividend to the transferee. इसका मीनिंग बताओ, जिसका मतलब क्या कि इस नए वाले होगा। अगर मैं किस बात से रुका हुआ था ये बताओ, कि पता नहीं सर किसको देने, नए वाले को देना है, पुराने वाले को देना है, और आपस में कल को लड़ाई झगड़ा करें। अगर तुम्हें ट्रांसफरर ने, ट्रांसफरर कौन हुआ, करने वाला, ट्रांसफरी कौन हुआ, जिसको मिल रहा है। अगर सर पुराने ओनर ने कंपनी को बकायदा बोल दिया, लिख के दे दिया, मेरे वाला जो भी डिविडेंड है ना, नए वाले को दे दो, बात ही खत्म। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं जाना। एक बार के लिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाने की वजह क्या थी, पता नहीं सर किसको दें, ओल्ड को या न्यू को दें। ओल्ड वाले ने क्या तो दिया, लिख तो दिया, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मैंने यहां पे इसको वर्ड यूज करा, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका नाम आज भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। उस बंदे ने जी लिख के दे दिया कि सर मेरे वाला जो भी डिविडेंड है ना, वो नए वाले को दे देना, आपके पास अगर आया जैसे भी, ठीक है। कल को आप कोई मुझे गिल्ट तो नहीं दे पाओगे, किस बात का, कि सर आपने गलत करा, कंपनी ने गलत बांटा। क्यों बांटा, तूने खुद लिख के दिया था कि मेरे वाला जो भी डिविडेंड बनता है उसको नेक्स्ट आगे ट्रांसफर किसको कर दो, टू द ट्रांसफरी, हम नए को दे देंगे, हमारा क्या। पर जब तक नहीं तो मैटर ये सॉर्ट आउट नहीं होता, हम इसको होल्ड करो। एंड नॉट ओनली डिविडेंड, पढ़िए, एनी ऑफर ऑफ, यस प्लीज, Right shares or bonus share made by the company shall remain pending. दैट इज वाई मैंने ऊपर वर्ड क्या यूज किया था, एक्सेट्रा। तो यहीं पे ऊपर मेंशन कर ले, डिविडेंड के साथ नॉट ओनली डिविडेंड, बोनस और इवन कोई राइट्स भी अगर होंगे तो वो भी आपके किस पे चले जाएंगे सर, होल्ड पे चले जाएंगे। एंड अल्टीमेटली इनके रिगार्डिंग आपका मैटर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक ये कोई भी प्रोसीड नहीं करेंगे। पर कोई परमानेंटली रख रहा, ट्रांसफर वगैरह करने का मैटर वो भी लीगल डेकोरम है, महीने में पूरा करना पड़ता है, कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं रख रहा, एक बार के लिए होल्ड पे डालेंगे, जैसे मैटर सॉर्ट आउट हो गया आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आगे, नाउ, और स्पेशली ये देख, बड़ी अच्छी लाइन, ये लिखनी जरूरी भी थी, यहां पे तुझे रुकने के लिए किसने कहा, सेक्शन, कौन से ने, 126, और एक तरफ नीचे 127 जोर लगा रहा है, किस बात का, 30 डेज में पे करो, 30 डेज में पे करो, नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर क्या लगाऊंगा, पनिशमेंट। तो सर यहां पे नेचुरली ये वर्ड लिखना जरूरी था कि सर जी 126 सेक्शन का 127 के ऊपर क्या है, ओवर राइडिंग इफेक्ट, वट एवर बी रिटन इन द लॉ, जो मर्जी, इसका मतलब क्या होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, के बावजूद भी जो मर्जी लिखा हो, कहां पे, इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द, और एक किसकी बात कर रहा है सर, इसी नीचे वाले की बात कर रहा है कि तेरे बाकी सेक्शन में जो मर्जी लिखा हो, मैंने तुझे रुकने को बोला ना, रुक जा, कहते बट सर 30, मैं बोल रहा हूं ना, रुक जा, तेरे को अल्टीमेटली पावर किसने दी है, 126 ने दी है, पर सर 127, मैं कहा फिर वही बात, 127 में लिखा हुआ था फेलियर टू पे, पनिशमेंट लगी, मैंने कहा तुझे, जहां तूने इतना सेक्शन पढ़ लिया, लास्ट टाइम भी पढ़ लेता, क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बाकी सेक्शन में जो मर्जी लिखा हो, अगर मैंने तुझे रुकने को बोला है तो रुकना पड़ेगा, और तुम मेरे कारण रुके हो, फिर मैं तेरे पे किस बात के लीगल कंसिक्वेंस लेके आऊंगा, किस बात की लीगल पेनल्टी लेके आऊंगा ना, कोई पेनल्टी नहीं लगी। इसको लिख साइड पे, इस वजह से, यहां पे लिख, इस वजह से कंपनी पे 127 की कोई पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, इस वजह से कंपनी के ऊपर 127 की पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी, आप जितना मर्जी कुछ वर्ड कह लीजिए, कुछ नहीं एप्लीकेबल होगा, तुझे मैंने कहा ना माफ किया, डन सर। अब चलिए, अब आया मेरा मेन सेक्शन,
पर्टिकुलरली जिसके रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज आपकी रिप्लाई होती हैं। यस, 127 नाम ही पढ़िए, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड विद इन, हालांकि 30 डेज का वर्ड आपके पास पहले आ गया था वो अनपेड वाले में, पर 30 डेज में पेमेंट करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, 124 या 127? 127। अब बच्चे वही चीज गलती आपका वही पढ़ना कि जी 30 डेज का पॉइंट तो वहां जस्ट उसकी रेफरेंस थी, मैंडेशन किसने करी है, मैंडेशन, टाइम लिमिट उसकी कौन दे रहा है, 127। 127 ने कहा जी डेट ऑफ पर्टिकुलर डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये पे आउट करना पड़ेगा, नहीं करोगे ये पेनल्टी कंपनी पे और उसके जो भी आपके ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे। पढ़िए, द डिविडेंड शैल बी पेड, यस, That is dividend warrant shall be posted. अच्छा तुमने मोड ऑफ डिविडेंड क्या पढ़ा था, मोड ऑफ डिविडेंड क्या पढ़ा था, इन कैश, और कैश के साथ ही एक वर्ड चला था कि आजकल कोई डिविडेंड वारंट्स भी चलते। तो एक चीज ध्यान से देख, ध्यान से देख, कैश होगा तो मतलब पेमेंट हो जानी चाहिए, कैश होगा तो मतलब पेमेंट हो जानी चाहिए वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड या जैसा भी आप यूज करते हैं। एक सेकंड केस था कि जहां पे आप कंपनी के मतलब उनको क्या बना के देते हैं, डिविडेंड वारंट्स, लाइक कूपन, कि जब मर्जी रिडीम कर लेना। कहते सर ध्यान से वर्ड पर, डिविडेंड वारंट क्या हो जाने चाहिए, क्या हो जाने चाहिए, मतलब क्या मैटर नहीं करता, रिसीव, क्या मैटर नहीं करती, रिसीव, बस 30 दिन के अंदर अंदर वो पोस्ट हो जाने चाहिए, बेशक उसको 30 दिन के बाद मिले। उसको जाके मान लो 30 तारीख लास्ट थी जो पोस्ट करने की थी, उसको मिला 2 तारीख को, 4 तारीख को, फिर मैंने तो मिलना वर्ड कहा ही नहीं, मैंने तो वर्ड सेक्शन में क्या कहा, डिविडेंड वारंट शैल भी क्या हो जाने चाहिए, मतलब यहां पे ऊपर मेंशन कर नोट में डाल के क्या, रिसीविंग ऑफ डिविडेंड वारंट बाय द शेयर होल्डर मैटर नहीं करती, रिसीविंग ऑफ डिविडेंड वारंट बाय द शेयर होल्डर मैटर नहीं करती। रिसीविंग नेक्स्ट इज, अब यहां पे आती है बात सर किस चीज की, पनिशमेंट की। पढ़िए जी, यस, पनिशमेंट फॉर, हाँ जी, एवरी डायरेक्टर, पहले तो सर डायरेक्टर को पनिश करेंगे फिर कंपनी पे करेंगे। सर पहली बात आपको लॉजिकली क्या लगता है कि कंपनी का फॉल्ट होगा डिविडेंड ना देने में, फॉल्ट किसका होगा, क्योंकि कंपनी तो एक्ट करती है थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी, मेंबर्स थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी, एंड दैट इज डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, मेंबर थोड़ी होते हैं, मेंबर तो ऑनर्स है, एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जो उनके मैनेजर है गलती तो उनकी है सर। पहली पनिशमेंट पड़ी है और इसमें थोड़ी हार्ड पनिशमेंट है, नॉन कंपाउंडेबल है, इजी नहीं, क्या, हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम कितनी, एंड फाइन कितना सर, 1000 पर डे फॉर ईच डे ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगे, और वर्ड है एंड स्टैंड्स फॉर प्लस, बोथ, दोनों लगेंगे सर, इसको वर्ड बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल होना। क्लियर, नेक्स्ट इज, और कंपनी पे पनिशमेंट की अगर बात की जाए, कंपनी पे जस्ट ये पनिशमेंट है, देखो आपने देरी तो करी है, 30 दिन का टाइम था, आपने फॉल्ट तो करा है, तो जितना डिले करेंगे पे सिंपल इंटरेस्ट, बट यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है जी, 18% पर एनम के हिसाब से, 12 दिन लेट करा, 15 दिन लेट करा, 20 दिन लेट करा, जितना लेट करोगे, पर क्या पहले 30 दिन का भी देना पड़ेगा, नहीं, वो तो हमने टाइम दिया था, वो तो हमने कहा था, और लॉ ने लिखा नहीं हुआ, किसी किसी जगह अगर होगा ना कि फ्रॉम द डे वन से, या डे वन से थोड़ी, डे वन तो डिक्लेयर था, देने का टाइम तो 30 दिन था, मैंने 30 की जगह 40 दिन लगा दिए, तो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, 10 दिन, 10 दिन का डिले, डिले का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्लियर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आगे एक्सेप्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट टॉपिक ऑफ आज जो करेंगे सर, पर्टिकुलरली एक्सेप्शंस में वर्ड पढ़िए, एक्सेप्शंस होने का मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी, मतलब आपका फॉल्ट नहीं माना जाएगा, वो जेन्युइन पॉइंट, मैं कह सर ऐसी भी बात है क्या, और मैक्सिमम केस स्टडीज आपको यहां से निकलती हैं। पढ़िए सर, पहला, वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ, क्या लिखा है, Operation of any. मेरी कमी तो नहीं,
किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण, फॉर एग्जाम्पल जिस पर्सन को, रजिस्टर्ड होल्डर को मैंने क्या देना था, डिविडेंड देना था, उस पर्सन की डेथ होगी। क्लियर? अब डेथ के केस में अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई प्रॉपर छोड़ के नहीं गया कि जो भी पर्सन होगा। आजकल तो बड़ा सेफ्टी चलते हैं, ये पहले ही नॉमिनी डिक्लेयर करके चलते हैं। हम तो क्या करेंगे, नॉमिनी को दे देंगे। अब मान लो उसकी सक्सेशन जो हुई उसमें कोई डिक्लेयर नहीं था, इनके तो आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि कौन बनेगा कौन बनेगा। मैं कंपनी मैं करूं, डिविडेंड किसको दूं, इसको इसको, वेट, कौन जीतेगा? कहते कुछ नहीं सर, आप अपना होल्ड पे रखो। क्लियर? इनका मैटर सॉर्ट आउट होने दो। क्यों? वहां पे आपको रुकना पड़ेगा बाय द, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी, लाइक इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या इंसॉल्वेंट पर्सन को डिविडेंड दोगे? सर इंसॉल्वेंट पर्सन की सारी प्रॉपर्टी वेस्ट करती है किसके पास? ऑफिशियल असाइनी के पास। तो मुझे रुकना पड़ेगा जी, जब तक कोर्ट की ओर से वो पर्सन अपॉइंट नहीं होगा मैं इसको डिविडेंड दूंगा। तो आपकी जेन्युइन वजह है कि यहां पे सर मैं किसी कारणवश रुका हूं, मैं तो कब का पेमेंट देके निकल जाता। यहां पे रुकने का कारण क्या था? कारण है सर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मुझे लॉ ने अलाउ नहीं करा कि आप इसकी पेमेंट बांटो। तो एग्जाम्पल के तौर पे लाइक डेथ, लाइक कोई इंसैनिटी भी कह सकते हो, किसी भी तरह की इनकेपेसिटी, लाइक डेथ हुआ, इंसॉल्वेंसी हुआ, ये तो आपके प्रॉपर एग्जाम्पल है। तो वहां पे बिना कहे, ये मैं क्यों एग्जाम्पल बता रहा हूं सुन लो, केस आएगा कुछ और, तुम्हें हाईलाइट करना होगा कि कौन सी एक्सेप्शन में वो क्या करता है, फॉल करता है। सर इंसैनिटी वाला केस, वो डेथ वाला केस, हाँ बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ आप दे नहीं सकते। एंड देन अगर कंपनी ने दिया भी नहीं है वैलिड सर, कोई 127 की पनिशमेंट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज वेयर अ शेयर होल्डर, मोस्ट कॉमन, where a shareholder has given direction to the company, that is called as standing instruction। मुझे डिविडेंड ऐसे दिया करो, मुझे डिविडेंड फलाने अकाउंट में दो, वट एवर बी द इंस्ट्रक्शन, जैसा भी, मैं तो डिविडेंड वारंट लूंगा। जो भी इंस्ट्रक्शन थी, इसने कोई डायरेक्शन, इसने शेयर होल्डर ने डायरेक्शन किसको दी, कंपनी को, रिगार्डिंग द, किसके रिगार्डिंग, बट दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी, पर वो पूरी नहीं हो सकती जैसा वो कह रहा है। अब ये थोड़ी कि सर अल्टीमेटली ऑनर है तो जो मर्जी चलाएंगे, एक प्रॉपर मोड है यार, हमारा भी डेकोरम है। आप कहते हो जी नहीं नहीं मैं तो डिविडेंड ऐसे पे आउट करो फलाना करो, मान लो सपोज पर्टिकुलरली, और मेरे को पता है कि वो डायरेक्शंस कंप्लाइड नहीं हो सकती, कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है, शेयर होल्डर को बता। अब लेट इट बी, देख सिंपल सी बात, तुमने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करा, मैंने साथ ही मना कर दिया, हो गया ना कम्युनिकेशन क्लियर। एंड मैंने डिविडेंड दिया नहीं, तुम अपनी जिद पे अड़े हो, नहीं नहीं तो मुझे तो वैसे ही दो। मैं कह सर आपको बताया तो था कि वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, वैसे डिविडेंड देना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और जो कुछ था हमने इमीडिएटली आपको क्या करा है, कन्वे करा है। या तो बताओ हमारी गलती क्या है? कहते सर अगर आपने, द मेन वर्ड इज, पहला, अगले ने डायरेक्शन दी, तुम्हें पता है कि वो कंप्लाई नहीं हो सकती, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू, अगर है ना, डन, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, कंपनी पे कोई 127 की पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत, बस तेरा फर्ज था, जब तुझे पता था कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्या तूने बताया? मैं कहा हाँ जी हाँ, प्रॉपर कम्युनिकेशन करा, चेक करो मेल उसको गई है, बाय नोटिस तक हमने उसको रिलीज करा कि सर जिस तरह से आपने ये भेजा है डायरेक्शंस एंड ऑल, ये कंप्लायंस नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो डन सर, ठीक है। आगे, वेयर डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड, एंड तीसरा केस, वेयर, या फिर जहां पे डिविडेंड लॉफुली क्या कर लिया जाए, एडजस्ट, लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट, यस प्लीज, मतलब जैसे मान लो कोई, बट हाँ, बट द वर्ड इज लॉफुली एडजस्टेड। व्हाट डू यू मीन लॉफुली एडजस्टेड? हाँ, जो उसका कोई लीगल पैसा देने वाला था मेरी ओर, तो अच्छा मैं पहले तुमसे पैसे अलग लूं, वो अपना उसके पैसे अलग दूं, मैंने तुमसे लॉफुली पैसा लेना ही है, उसमें से एडजस्ट कर दूंगा, क्या बड़ी बात है। तो अगर आपने, बट नॉट अनलॉफुली, ये चीज का ध्यान रखना, वो जानबूझ के तुझे क्वेश्चन में क्या लेकर आएगा कि मतलब धक्के से आपने क्या करा, कंपनी ने उसका पैसा एडजस्ट कर लिया कि अब तो हाथ आया हुआ है। सर देखो, अगर तो वो पैसा आपका लॉफुली बनता था लेना, कंपनी को कह रहे हैं कि अगर तेरा वो लॉफुली बन, तूने सच में लेने थे, लीगली लेने थे, और इधर से तूने 2 रुपए डिविडेंड देना, कोई बात नहीं, सेट ऑफ कर ले चलेगा, दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ, कि अपना सेट ऑफ कर ले चलेगा। क्या अच्छा मैं पहले तेरे को 3 रुपए तुझसे मंगवाऊंगा फिर 2 रुपए दूंगा,
नेट कर दे, क्या बड़ी मैटर है। दैट इज कॉल्ड एज वेयर, यस द्वारा, हाँ जी, Where there is a dispute, where dividend is lawfully adjusted by the company against any sum due to it. Due to it means आपसे वो पैसे मैंने लेने थे, फ्रॉम दी क्या लिखा हुआ है, श्योर, हाँ मैंने उसमें से एडजस्टमेंट कर ली, पर मैंने कोई अनलॉफुल अमाउंट के अगेंस्ट थोड़ी एडजस्ट करा, तेरे से सच में पैसे लेने थे और उसके अगेंस्ट मैंने ये कट कर लिया, ठीक है। अपन ही करते नॉर्मल सेट ऑफ लेन देन अपना, कि मान लो मैंने कुछ पैसे आपसे लेने हैं, कुछ पैसे आपको देने हैं, तो ठीक है नेट चल इतने दे दे, पर मैंने कहा मैंने आपसे लेने हैं और कुछ देने हैं, तो लॉफुली है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, बट गलत इंटेंशन, अनलॉफुल इंटेंशन के साथ नहीं चलेगा, वो गलत होगा। आगे, वेयर देयर इज, यस प्लीज, हाँ जी, a dispute regarding the right to receive the अब dividend. राइट टू रिसीव द डिविडेंड, इनका आपस में वो चक्कर पड़ा हुआ, जैसे अभी पीछे आपने 126 पढ़ा कि पुराने को दें कि नए को दें, पता ही नहीं है। जहां पे आप प्रूव कर दो, कंपनी वजह प्रूव कर दे कि सर हमने डिविडेंड पता क्यों नहीं दिया, इनके बीच में राइट टू रिसीव अभी आपस में क्या क्लियर नहीं था, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। एक पर्सन कहता है तो मेरे शेयर हैं, फलाना कहता है मेरे शेयर हैं, दो दो शेयर सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, अब मेरे को क्या पता जेन्युइन कौन है। मैं क्या, जब भी मैटर मुझे देखना पड़ेगा, मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, इनको बाद में दे दूं, कहते बाद में देगा तो वन टू, इस केस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कारण है, कंपनी को दो बंदे सेम शेयर्स क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा, एग्जैक्ट शेयर सर्टिफिकेट सेम पड़े हैं, पहले तो मैं मैटर सॉर्ट आउट करूंगा ये हो कैसे गया, एक कह रहा है मेरे, एक कह रहा है मेरे, इन दैट केस देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द राइट टू रिसीव, कि किसको डिविडेंड मिलेगा पता ही नहीं, पहले जब तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता चिंता न कर, तेरे पे कोई पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं। एंड द लास्ट, वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है, एनी डिफॉल्ट ऑफ द शेयर होल्डर का कोई नुकसान है, उसके कारण मैं नहीं पे आउट कर पाया, मतलब बस मेरी नेग्लिजेंस, इसको लिख ले, कंपनी की नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको लिख ले वर्ड, कि सर कंपनी की नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर कंपनी की नेग्लिजेंसी हुई फिर तो 127 तेरे पे एप्लीकेबल होगा, और 127 के मुताबिक तेरे पे पनिशमेंट भी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी, बस तेरा कसूर नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी। So these are the six exceptions, sorry, five exceptions. The most important. Number one is by the operation of law. Number two is वो direction वाला. उसमें तीन चीज थी. One, direction has been given to the company by the shareholder, but the same cannot be, and the same has been. बस मेरा काम हुआ. एक वर्ड भी इधर उधर हुआ ना, 127 एप्लीकेबल, तेरे पे पनिशमेंट क्या होगी, लगेगी, जो पीछे आपने क्या करी है डिस्कस। नंबर थर्ड इज, जहां पे पैसा लॉफुली क्या कर लिया गया, एडजस्ट, क्योंकि सच में वो पैसा आपसे लेने वाला था, एंड उसके अगेंस्ट हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं, सेट ऑफ लिख ले वर्ड, सेट ऑफ करना, क्लियर। एंड नंबर फोर, जहां पे लड़ाई चल रही है किस बात की, कि किसको डिविडेंड मिलेगा, या पर्टिकुलरली बस कुल मिलाकर हमारी क्यों नेग्लिजेंसी नहीं, हमारी किसी गलती के कारण वो डिविडेंड डिले नहीं हुआ, हमारी अकॉर्डिंग बिल्कुल वो सही थी, तुम्हारी को गलती है, तुम्हारा को नेग्लिजेंस है, हम उसमें क्या करें, हमारा मैटर नहीं। लो जी, नीचे एक छोटा सा केस है सर, आपके पास दो केस है, फटाफट इसको रीड आउट करिए, एंड रेवोकेशन को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बिकॉज रेवोकेशन का तो कंटेंट ही नहीं है, मेन मैंने आपसे डिस्कस करना सिर्फ एंटायर, क्लियर। देन साथ के साथ कोशिश करूंगा, या तो मैं मॉड्यूल पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा अभी, क्योंकि मैक्सिमम नेक्स्ट लेक्चर तक ही हमारी बात आती है, क्लियर, जो आई थिंक सो 29 का बनता है हमारा, क्लियर। तो जो भी नेक्स्ट आगे अपना सेशन होगा, मैं ओवरऑल आपसे ही ये सारे पॉइंट सुनूंगा, लिसनिंग करूंगा, एक ओवरऑल रिवीजन के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट्स और भी उसके बाद भी ज्वाइन करेंगे, क्लियर। तो मॉड्यूल पार्ट में तब आफ्टर दैट क्या कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, इज दैट क्लियर। तभी मैंने कोई कंपाइलर आपको नहीं भेजा, ताकि क्वेश्चंस आप लोग अभी मत करिए, वेटेड, क्लियर, पहले 30 निकाल लें, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वन मैटर जो भी होगा। तो पहले हाँ ये है कि चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, दीज आर द टोटल 5 लेक्चर्स जो हमने, मतलब आज फोर्थ है हमारा, 5 लेक्चर्स में ये हमारा टारगेट होता है, वो टारगेट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इज दैट क्लियर। चलिए फटाफट यहां तक ये दो केसेस जो आपको दिए गए, एक बार सेल्फ पढ़िए इसको, सेल्फ ट्राई करिए सर, क्या सही आंसर जा रहा है आपका। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट बचे यहां तक पर्टिकुलरली, किसी भी पॉइंट में आपका डाउट हो तो बताइए।
ओके जी। अब इसमें ये डेज बेस चलेगा, मोस्टली आपके कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, इतने दिन में इतने दिन में, वो मेन चीज ही यही है, क्वेश्चन ही पूछेगा ऐसे। बताओ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन डन? क्लियर। नीचे जो अपना रेवोकेशन का है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये कोई सेक्शन नहीं है, पहली बात, इसमें थोड़े जेन्युइन पॉइंट्स में बताऊंगा, एंड दिस पॉइंट इज सच थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल भी है, बट हम इसमें बेस मानते हैं किसको, आईसीआई को, जो आईसीआई मैट में गिवन है। क्लियर, तभी साइड बाय साइड मैंने ओपन भी करा हुआ था। क्लियर, कि अपा आईसीआई मैट को साथ के जो वो कहेंगे फाइनली, एंड इन द मॉड्यूल जो फाइनली वर्डिंग लिखी हुई है हम उसी को फॉलो करेंगे, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को लेकर देर आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशंस। हर कोई पर्सन, हर कोई बुक अपने आप में जो मर्जी लिख रही है, और दूसरी बात, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। वाई? ये वेरीफाई नहीं हो सकता, वाई? ये सेक्शन ही है ना। हर किसी पर्सन ने अपनी अपनी थॉट प्रोसेस रेवोकेशन को लेकर कि क्या डिविडेंड आप रिवोक कर सकते हैं, जनरली नोट। फिर आपने डिक्लेयर ही क्यों करा? अगर अपनी हैसियत ही नहीं थी पैसा बांटने की, फिर आपने डिक्लेयर ही क्यों करा? बट इसको लेकर पर्टिकुलरली हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड मेनली द टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक, एंटायर हम डिविडेंड को लेकर वर्ड टू वर्ड माइन्यूटली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए जी, ओके जी, थैंक्स अलॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। ये तो कवर करेंगे करेंगे, साथ के साथ इसकी एक ओवरऑल रिवीजन सी भी, जो आपने अभी तक ये 5 लेक्चर में समझा सुना, वो एक बार रिकंसाइल करें। क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अलॉट।